सो हेलो गाइस। आज हम लोग अपनी नवंबर वाली मंथली मैगजीन के दूसरे पार्ट में हैं, यानी कि हम लोग अपना पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, यानी कि चैप्टर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक यहाँ दिया गया है कि राइजिंग ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क एंड इंडियाज अप्रोच टू डिसआर्मामेंट, यानी कि अभी विश्व में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उनका हम लोगों के न्यूक्लियर स्पेयर हेड्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे इंडिया की क्या अप्रोच रहेगी। तो चलिए ये सब देखते हैं। वाई इन द न्यूज Recently, the US President announced the resumption of nuclear weapons testing, a move that could weaken non-proliferation and disarmament efforts built over decades. हालांकि अब आते हैं हमारे ट्रम्प भैया, सन की भैया ट्रम्प भैया। अनाउंस द रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को फिर से रिज्यूम कर दिया है। तो ये तो एक खासा चिंता वाली बात हो गई है कि वो तरह तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करेंगे। इससे जो उनकी भी जितनी भी उनकी प्रॉक्सी वाली कंट्रीज़ हैं, जितनी भी उनकी एनिमी कंट्रीज़ हैं या फिर फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो उनको भी थोड़ा सा एक तरह से डिस्टर्बेंस झेलना पड़ेगा। फैक्टर्स बिहाइंड राइजिंग न्यूक्लियर रिस्क, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। पहला रीज़न तो यही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत सारी चल रही हैं। आप लोग देख सकते हैं रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, इधर इजराइल और हमास का अटैक चल रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इस समय सिचुएशन थोड़ा सा टेंस चल रही है। चाहे वो लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में हो, चाहे वो यूरोपियन रीजन में, मान सकते हैं कि यूरेशियन रीजन में, और मिडिल ईस्ट में तो हमेशा न कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि ऑपरेशनल वारहेड्स इंक्रीजिंगली बढ़ रहे हैं। सिपरी की 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से, यानी 2024 पुरानी 2025 वाली रिपोर्ट में भी बता रहा है कि लगभग 12,241 न्यूक्लियर स्पेयर हेड्स वारहेड्स अभी हम लोगों के प्रेजेंट टाइम पर अर्थ पर हैं। और उसमें से मोस्टली जो हैं, ये देखिए, रसिया के लगभग 5,459, नॉर्थ कोरिया के लगभग कुछ 50, चाइना के लगभग 600, इंडिया की 180, पाकिस्तान की 170, इजराइल के 90, फ्रांस के 290, यूके के 225 और यूएसए के 5,177 हैं। ठीक है, इसमें जो रेड वाला है वो दिखाता है कि डिप्लॉयड हैं, और जो ये ग्रे वाला दिखाता है कि स्टोर्ड वारहेड्स कौन कौन से हैं। तो सोचिए, रसिया और यूएसए का मिलाकर ही लगभग ये 50% जो है, ये पूरा वर्ल्ड में जितना भी वारहेड्स है न्यूक्लियर, वो अकेले बनाते हैं। तो ये तो चिंता की बात है ही। इसके अलावा जो डॉक्ट्रिन्स बनाए गए हैं उनमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, मतलब इतनी ज़्यादा क्लियर क्रिस्टल लैंग्वेज में नहीं लिखी गई है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन न्यूक्लियर रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड्स इंक्रीजेस मिस कैलकुलेशन रिस्क। साइबर अटैक का खतरा बना ही रहता है कि अगर ये न्यूक्लियर कमांड सिस्टम में किसी तरह का साइबर अटैक आ गया तो वो घर बैठे ही कोई भी, अगर वो जो जिस पर मलेशियस अटैक करना चाहता है तो अटैक करा सकता है किसी भी कंट्री पर। ट्रीटी ब्रेकडाउन, बहुत सारी ट्रीटी कोलैप्स होते हुए हम लोगों ने देखी है, जैसे कि INF ट्रीटी है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फैसिलिटी वाली ट्रीटी। 1987 में US के प्रेसिडेंट उस समय के जो थे रोनाल्ड रेगन, और सोवियत के जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोरबाचेव के द्वारा बनाई गई थी। इस ट्रीटी का मतलब था कि धीरे धीरे यूएस और जो रसिया जो हैं, वो अपने अपने जो भी वार हेड्स हैं उनको धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, रिडक्शन करेंगे। हालांकि इस ट्रीटी को हाल में तो देखा गया है यूएस और रशिया कई बार इस ट्रीटी से पीछे हट गए हैं। फास्ट डिलीवरी सिस्टम्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि न्यू मिसाइल्स टेक कंप्रेसेस डिसीजन टाइम एंड रेजेस मिस आइडेंटिफिकेशन डेंजर्स। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती हैं वो काफ़ी कम टाइम लेती हैं, मतलब कि अटैक करने में, और रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम देती हैं। ठीक है, दैट इंक्रीजेस रैपिड एस्केलेशन रिस्क। हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत सारी कंट्रीज़ बना रही हैं, इस तरह से ये दिक्कत हो रही है, और एक दूसरे को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, जिससे खतरा बना रहता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर। यही दिक्कत है कि वो लोग अपने न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं, वार हेड्स हैं, उसको मेंटेन किए हुए हैं अभी तक। फॉल्स अलार्म रिस्क, अर्ली वार्निंग
errors can trigger accidental conflict unless checked by humans। 1983 में सोवियत फॉल्स अलार्म इंसिडेंट हो गया था कि कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये आप पर अटैक करने वाला है, न्यूक्लियर वार हेड से अटैक करेगा। तो इसके रिस्पॉन्स में पहले से ही वो लोग प्रॉक्सी अटैक कर देते हैं न्यूक्लियर वार्स, भले ही ये ना करे। तो एक तरह से ये भी प्रॉब्लम है। स्पेस मिलिटराइजेशंस, ये यूएस अभी क्या है, एक आर्मी जैसे फोर्सेस आर्मी होती हैं, नेवी होती है और कोस्ट गार्ड हो गई, इसके अलावा एयरफोर्स हो गई। इसके अलावा जो पश्चिमी मानी जा रही है छठवीं, वो स्पेस मानी जाएगी। स्पेस में यूएस में काफ़ी स्पेस फोर्स एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि हाँ, अगर यूएस स्पेस या सैटेलाइट बेस पर कोई न्यूक्लियर वारहेड्स वहाँ रखा रहेगा, ये अर्थ रहेगी, तो वहाँ से भी कोई हम लोगों पर अटैक करा सकता है। तो इस तरह के खतरे को भी नज़र में रखते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ अपने जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं उसको एस्केलेट कर रहे हैं, उसको मेंटेन की हुई हैं। एंड वेपनाइजेशन ऑफ एआई, इंक्रीज यूज ऑफ एआई इन मिलिट्री सिस्टम्स कैन रेज न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क बाय स्पीडिंग डिसीजंस इंक्रीजिंग। ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि रिड्यूस और एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स ग्लोबली थ्रू यूनिलेटरल डिसीजंस, या तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रीटी कर लें, जैसे कि यूएस और रसिया के द्वारा, यानी उस समय के सोवियत यूनियन के द्वारा 1987 में ये आईएफ कौन सी ट्रीटी हुई थी, ये ऊपर आईएनएफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फैसिलिटी ट्रीटी हुई थी, या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के द्वारा जैसे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी हो जाए या कुछ और हो जाएं, जिसके द्वारा वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके एलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सके। की इश्यूज़ क्या हैं कि जो भी अब देखिए कि दो तरह के डिसीजन हो सकते हैं, या तो यूनिलेटरल डिसीजंस हो या तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो। यूनिलेटरल वाला मैंने आपको बताया कि दो कंट्री अपने में डिसीजन करके बनाती हैं। 1987 में ही इंटरनेशनल इंटरमीडिएट रेंज आईआरएफ नाम की एक कोई ट्रीटी बनाई गई थी यूएस और रशिया के बीच में, जो बहुत चलीन है, इसको विड्रॉ कर लिया गया। ऐसे ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो हर एक कंट्री पर लागू होते हैं, जो ट्रीटी साइन करती हैं जो साइन पार्टी उस पर लागू होते हैं। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चलता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी 1970। तो इस ट्रीटी को बनाया गया था और ये बताया गया था कि उस समय की वर्ल्ड वार सेकंड में जो भी 5 कंट्रीज विक्टोरियस थी, उनको दे हैव द राइट टू परचेज न्यूक्लियर वेपन्स वाइल अंडरमाइनिंग द रेस्ट ऑफ द नेशंस। उसमें ये बताया गया था कि वो 5 ही कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, रसिया और फ्रांस। इनमें बताया गया था कि ये ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन पर राइट है, अधिकार है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकती हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं, रेस्ट ऑफ द नेशंस हैं, उनको ये बताया गया था कि नहीं, दे कांट मेंटेन द न्यूक्लियर वेपन्स अनलेस एंड अदरवाइज साइंड दिस काइंड्स ऑफ थिंग। तो ये तो भारत के लिए बहुत ही वो बात थी, इसलिए भारत ने एनपीटी 1917 को साइन नहीं किया गया था। उसी तरह से बहुत सारे ट्रीटी बनाए गए हैं। कम्प्रहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW 2021, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट्स 1978 एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वर्ल्ड के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसका उपयोग कमर्शियल या पब्लिक यूज़ के लिए हो रहा है कि उसका यूज एक वेपन सिस्टम या आर्मी या फोर्स बनाने के लिए हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा पैक्ट फॉर द फ्यूचर 2024 आया था, रिफॉर्म्स द गोल फॉर टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अब इशू क्या आ रहा है कि इनएफेक्टिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, जो हम लोगों ने देखा, ये जितने भी ऊपर प्लेटफॉर्म थे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत ही इनफेक्टिव हो रहे हैं। उस पर मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा कंट्रीज नहीं कर रही हैं। मल्टीलेटरल बॉडीज सो मिनिमल प्रोग्रेस, वीकनिंग कॉन्फिडेंस। सो टीटी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। एम्बिगस क्लॉजेस अलाउ डिले और अवॉइडेंस ऑफ कमिटमेंट्स, जैसे एनपीटी लैक्स स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर आर्चिनल रिडक्शंस। ये एम्बिगस बनी रहता है कि वो तो बोल देंगे कि आपको करना है, लेकिन कब करना है, कितने टाइम पर करना है, कौन कौन सी कंट्री को कौन से फेज में करना है और कब तक कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए, ये एम्बिगिटी क्लॉजेस हर एक टीटी में हैं। जैसे एग्जिट फ्रॉम एग्रीमेंट्स, विड्रॉवल सेट्स प्रेसिडेंट्स फॉर नॉन कंप्लायंस एंड इरोड्स नॉर्म्स। जैसे नॉर्थ कोरिया एनपीटी से एग्जिट हो गया था, नॉन प्रोलिफरेशन टीटी से, तो ये दिखाता है कि जो विड्रॉवल जो हो वहाँ से निकल रहे हैं
उनके द्वारा एक तरह का ये प्रेसिडेंट यानी एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि नॉन कंप्लायंस एंड ये एक तरह की टीटी है, बहुत ही कंप्लायंस वाली नहीं है, इसका पालन करो, ये पालन करो, कोई मैटर नहीं करता, ये नॉर्म्स को इरोड करती हैं। उसके अलावा स्टेट्स आउटसाइड द फ्रेमवर्क डी फैक्टो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज नॉट बाउंड बाय कोड टीटी चैलेंजेस, जैसे कि इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान अभी भी एनपीटी ओब्लिगेशन से बाहर हैं। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर वेपन जिनके पास हैं, न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़, वो टीटी को साइन ही करें। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अभी तक एनपीटी को साइन नहीं की हैं, तो ये भी एक तरह का लूप होल है। कमिटमेंट इम्प्लीमेंटेशन गैप बहुत ज़्यादा है। रसिया बैक एनपीटी बट आल्सो मॉडर्नाइजेस इट्स डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, कमिटमेंट तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, दोनों में एक बहुत सारा गैप है। एंड डिपेंडेंसी ऑन न्यूक्लियर डिटरेंस, मिलिट्री स्पेंडिंग गैप्स सच रिलायंस ऑन न्यूक्लियर डिटरेंस फॉर स्ट्रेटजिक पार्टीज। रसिया सस्टेन्स न्यूक्लियर डिटरेंस अगेंस्ट नाटो स्ट्रॉन्गर कन्वेंशनल फोर्सेस, वही बात हुई। एंड लैक ऑफ बाइंडिंग रूल्स फॉर डिलीवरी सिस्टम्स, absence of dedicated legal controls enables unregulated missile competition। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने देखा कि कौन कौन से इंटरनेशनल क्लॉजेस हैं, क्यों वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है। मेनली देखा जाएगा तो क्लॉजेस जो हैं उनमें बहुत सारी एम्बिगिटी बनी हुई है। उनमें से क्रिस्टल क्लियर द्वारा नहीं लिखा गया है कि कौन से फेज तक, कौन से टाइम पीरियड तक किस कंट्रीज़ को अपने सारे न्यूक्लियर वारहेड्स को डिसआर्मेंट कर देना चाहिए। तो ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है न्यूक्लियर डिसआर्मेंट पर। कोर प्रिंसिपल क्या है कि इंडिया ग्लोबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफिएबल न्यूक्लियर डिसआर्मेंट को सपोर्ट करती है एंड दैट अप्लाइज इक्वलिटी टू ऑल। यही कारण है कि नॉन प्रोलिफरेशन टीटी 1970 या 1967 जब आया था उस समय इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया गया था, क्योंकि इस टीटी में एग्जैक्टली लिखा गया था कि 5 विक्टोरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड हैव द राइट टू मेंटेन एंड प्रोसेस द न्यूक्लियर वारहेड्स इल्स एंड अदर अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज़ रहेंगी सब पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहा था, इसलिए इंडिया सपोर्ट नहीं करा। इंडिया सपोर्ट करता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मेंट सबके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास ये इसके पास। फर्स्ट टू कॉल फॉर टेस्ट बैन, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री 1954 टू कॉल फॉर अ वर्ल्ड वाइड बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। इंडिया 1954 से ही बोल रही है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को बैन कराइए। न्यूक्लियर बैन कन्वेंशन, इंडिया प्रपोज्ड अ ग्लोबल कन्वेंशन इन 1978 टू प्रोहिबिट यूज ऑफ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इसके अलावा फेज डिसआर्मामेंट प्लान, इंडिया इंट्रोड्यूस्ड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक्शन प्लान इन 1988 फॉर एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन 3 फेजेस। इसके अलावा स्टैंड ऑन ग्लोबल ट्रीटीज़, एनपीटी का अपोज करता है बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ओनली 5 कंट्रीज़, क्योंकि ये सिर्फ 5 कंट्रीज़ को ही रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए इंडिया एनपीटी को अपोज करता है। सीडीपीटी को भी साइन नहीं किया है ड्यू टू लैक ऑफ फोकस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड लैक्स सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसके अलावा TPNW नॉट सपोर्टेड एज इट लैक्स न्यू लीगल स्टैंडर्ड फॉर डिसआर्मामेंट, तो इंडिया इन तीनों टीटों को सपोर्ट नहीं करता है। इन मल्टीलेटरल अप्रोच, इंडिया एडवोकेट्स नेगोशिएटेड यूनिवर्सल एग्रीमेंट्स एंड सपोर्ट अ न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन विद इन द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंडिया का न्यूक्लियर प्रोडक्टिन था। इंडिया नो फर्स्ट पॉलिसी यूज करती है, कमिटमेंट टू नॉट इनिशिएटिंग न्यूक्लियर अटैक्स, सिविलियन कंट्रोल यानी इंश्योरिंग न्यूक्लियर वेपन्स यूज इज ऑथराइज्ड बाय सिविलियन लीडरशिप। ये कंट्रोल करता है, ये नहीं कि कोई मिलिटेरियन या ऑथोरिटेरियन रूल के द्वारा कंट्रोल करता है जैसे कि नॉर्थ कोरिया। रिस्पॉन्स टू नॉन न्यूक्लियर WMDS यानी रिजर्विंग द ऑप्शन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन रिस्पॉन्स टू बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक्स। ठीक है, उसको नॉन न्यूक्लियर जो अटैक होंगे उसके लिए रिजर्व कर रहा है। विजन फॉर न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, नॉन न्यूक्लियर वर्ल्ड के लिए ये विजन रखता है। नॉन प्रोलिफरेशन पर कमिट करता है। प्रोटेक्शन फॉर नॉन न्यूक्लियर स्टेट की रक्षा करने के लिए भी न्यूक्लियर, जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है जैसे हम लोगों के पड़ोसी कंट्रीज़ हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो उनकी रक्षा के लिए भी बोलता है। मैसिव रिटेलिएशन एंड क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस, मेंटेन द मिनिमम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, G2 क्या है कि हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट इन बुसान साउथ कोरिया में ये एपेक समिट हुई, जिसमें US प्रेसिडेंट ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस मीटिंग को G2 का नाम दिया, एम्प्लॉइंग US चाइना डुओपोली इन ग्लोबल अफेयर्स। बताया कि विश्व की 2 महाशक्तियाँ हैं G2। बैकग्राउंड ऑफ द मीटिंग, इस मीटिंग का बैकग्राउंड देखते हैं क्या हुआ। मीटिंग हुई कहाँ है, साउथ कोरिया के बुसान में हुई थी एपेक समिट। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड में मीटिंग टू प्लेस इन द बैकड्रॉप ऑफ एन एस्केलेटिंग ट्रेड वार बिटवीन US और चाइना
हाँ, ये तो देख रहे थे हम लोग कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल ही रहा है बहुत दिन से। ये टैरिफ अटैक, वो टैरिफ अटैक, ये सेंक्शन, वो सेंक्शन, उसी बैकड्रॉप पर ये मीटिंग हुई। एंड इट रिजल्टेड इन अ टेम्परेरी ट्रेड ट्रूथ इंक्लूडिंग लोअरिंग ऑफ यूएस टैरिफ्स ऑन चाइना, रिलैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ फ्रॉम चाइना टू यूएस। ठीक है, उसने बोला कि हम आपके ऊपर जो टैरिफ हैं, टैरिफ को कम कर देंगे। चाइना ने बोला ठीक है, तो फिर हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं आपको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों में सहमति हो गई। इस तरह से समिट थोड़ा सा मानी जाती है कि हाँ बेनिफिशियरी थी, इफेक्टिव थी। ग्रुप ऑफ टू क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट 2005 में आया था, इकोनॉमिस्ट सी फ्रेड बर्जेस्टिन द्वारा लाया गया था। द टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्ट्स फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ चाइनास ग्रेट पावर स्टेटस। ये पहली बार G2 के द्वारा ही फॉर्मली माना जाता है कि चाइना एक ग्रेट पावर है, क्योंकि G2 यानी कि ग्रेट पावर्स ऑफ टू, ओनली द यूएस एंड द चाइना। तो पहली बार इस ग्रुप के द्वारा ये तो मान लिया गया कि फॉर्मली चाइना इज ए सुपर पावर, ए ग्रेट पावर, एंड प्रमोट्स द आइडिया दैट यूएस एंड चाइना जोइंटली सॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेजर ग्लोबल इशूज सच एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर कहीं आ गई पूरे वर्ल्ड में तो ये दोनों कंट्रीज मिलकर उसको रिजोल्व कर सकती हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग इशूज़ को भी ये लोग इफेक्टिवली एक तरह से मैनेज कर सकते हैं। एंड डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू टू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या है G2 ड्यूओपोली का? ग्लोबल ड्यूओपोली एंड स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। द G2 फ्रेमिंग सिग्नल्स a shift in world order by acknowledging China as a near equal to the US, prioritizing US-China cooperation while sidelining other powers like EU, Russia, India and Japan। इससे ये होगा कि चाइना को है कि बिल्कुल यूएस की इक्वल मान लिया जाएगा और यूएस चाइना कोऑपरेशन को बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा, चाहे वो किससे कंपेरेटिवली टू यानी यूरोपियन यूनियन से कंपेयर, चाहे रसिया से कंपेयर, चाहे इंडिया या जापान से कंपेयर। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि एक तरह से नया ट्रेंड आ रहा है ग्लोबल लेवल पर। इकोनॉमिक लेवरेज फॉर चाइना, चाइनास वेपनाइजेशन ऑफ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स। हम लोग देख चुके हैं पिछले वाली अपनी द हिंदू की एडिटोरियल में, रेयर अर्थ मिनरल्स वाले में, कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द 94% ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स एक्सपोर्ट्स आर बीइंग डन बाय द चाइना। सो इट हैज़ द मोनोपोली इन दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। So weaponization of rare earth exports reinforces its confidence in holding future bargaining advantages। ठीक है, हम लोगों ने देखा भी था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन दिनों इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और जब वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, तो अब चाइना की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। Eroding security guarantees, US allies fear that a G2 setup could reduce the US military presence in East Asia and weaken security commitments। जैसे ताइवान, यूएस की जो अलाइज हैं उनको फियर है कि अगर G2 सेटअप हो गया तो जो ताइवान वाले इलाके हैं, जो इससे चाइना का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है कि वो ताइवान एरिया उसका है, चाइना कहता है ताइवान मेरा है, ताइवान कहते हैं नो वी आर द सोवरेन। तो उनको ये फियर है। अब बाकी जबकि ये ताइवान जो अलाइज है यूएस का, इसको फियर है कि अगर G2 सेटअप हो गया तो यूएस मिलिट्री प्रेजेंस ईस्ट एशिया में वीक हो सकती है और उन पर थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। स्टैंड इंडिया यूएस रिलेशनशिप। अब आते हैं कि इंडिया का रिलेशनशिप कैसे स्टैंड होता है। And this shift comes amid already tense ties including enhanced tariffs on India goods। तो ये पहले से ही इतना enhance चल रहा है टैरिफ्स, और उस पर भी ये टेंस आ गया। तो मतलब एक तो कड़वा ऊपर से क्या था, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये हाँ ये तरह से। Further, the G2 concept fuels uncertainty about the future of the India-US partnership in the Indo-Pacific region to counter China's rise post-postponement of Quad Summit। ये इम्पोर्टेंट है। क्वाड समिट बनाई ही गई थी 4 कंट्रीज़ को लेकर, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कि हम लोग ये करेंगे ये करेंगे, यानी इस तरह से हम लोग अपनी समिट बना करके चारों तरफ से चाइना को घेरे रहेंगे। अब चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन चाइना, यूएस खुद ही जा करके चाइना के साथ G2 समिट बना रहा है। तो इस तरह से ये दिखाता है कि अब क्या होगा, अनसर्टेनिटी दिखाता है फ्यूचर ऑफ क्वाड समिट या फ्यूचर ऑफ इंडो यूएस पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जो G2 फॉर्मेशन को लिमिट करते हैं। पहला है पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। कौन कौन से पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द यूएस एंड चाइना। द टू नेशंस हैव वास्टली डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड वर्ल्ड व्यूज।
The US champions a rule-based liberal order based on democracy, while China prioritizes sovereignty and state-led development. तो ये तो important है, आइडियोलॉजी डिफरेंस है दोनों में, तो ये देखा जाएगा कैसे क्या है. Mutual distrust and rivalry. The relationship is primarily defined by strategic competition and rivalry, not cooperation. तो जो रिलेशनशिप बनाया जा रहा है वो स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिशन के और रिवलरी कारण है या ना कि किसी तरह के कॉपरेशन से. ठीक है. Structural issues such as the status of Taiwan and territorial disputes in South China Sea, trade wars and technological restrictions are the limiting factors. Fuel deep suspicion and make genuine long-term partnership impossible. China's rejection of the concept. China has historically resisted formal G2 framing, preferring multilateralism by the United Nations or BRICS. ठीक है. Way ahead for India, preserving strategy autonomy, अपनी strategy को autonomical बनाओ, and diversify economic and security partnership to minimize vulnerabilities. इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी FTAs को साइन करो अलग कंट्रीज़ के साथ. जैसे हम लोग अभी हाल ही में लोगों ने न्यूजीलैंड के साथ FTA साइन की है, ओमान के साथ साइन की है, UK के साथ, EU के साथ होने वाला है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. एंड डीपनिंग कोलाबोरेशन, तो ये तरह से अपने कोलाबोरेशन को आसियान कंट्रीज़ के साथ बढ़ाना इंडिया के लिए एक वे फॉरवर्ड रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप नया इंपॉर्टेंट टॉपिक G20 समिट 2025. ये कहाँ हुआ है? 20th वाला 20वें क्रम का जो G20 समिट है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है, अंडर द थीम ऑफ सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. तो इम्पोर्टेंट है. इस साल का जो थीम था वो क्या था? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. More in the news, it was the first ever G20 summit held on African soil. अफ्रीकन सोयल में होने वाला ये अभी तक का फर्स्ट G20 समिट है. आज तक किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज में G20 समिट नहीं हुआ था. ठीक है. And South Africa's G20 presidency was guided by the African philosophy of Ubuntu. Ubuntu means I was because we are. मैं हूँ because हम थे साथ में एवोल्यूशन हुआ, साथ में हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए मैं हूँ. ये साउथ अफ्रीकन फिलोसफी पर चल रहा है जिसका नाम उबुंटू है. उबुंटू. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट है. एंड की टेक अवेज ऑफ द G20 जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या क्या हुआ है? डेट सस्टेनेबिलिटी. इट प्रपोज्ड अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन to examine structural issues that drive up borrowing cost for developing economy. इसने एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन की बात की है कि जो चेक करेगा कि क्या क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बोरोविंग को, उधार के कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो एक तरह से नए कमीशन की बात की, उसने कमीशन का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन रहेगा. ठीक है. दूसरा देखते हैं ग्लोबल रिजिलियंस एंड डेवलपमेंट. यानी कि इसने प्लेस किया कि यूनिवर्सल कवरेज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम बाई इम्प्लीमेंटिंग UN अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव बाई 2036. ठीक है. एक तरह से अगर अर्ली वार्निंग मिल जाएगी हर एक कंट्रीज़ को तो इससे फ़ायदा रहेगा कि कोई भी साइक्लोन, कोई भी कुछ आ रहा है तो अगर यहाँ पहुँचा है तो आसपास वाली कंट्रीज़ को इत्तला कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे. अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑल इनिशिएटिव 2027 वाला इस सबके पास पहुँच जाना चाहिए फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. लॉन्च द AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव टू एक्सपेंड कंप्यूटिंग पावर एंड टैलेंट एक्सोर अफ्रीकन कंट्रीज. AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया. हर एक अफ्रीकन कंट्रीज़ में AI पहुंचना चाहिए, यानी कंप्यूटिंग नेटवर्क पहुंचना चाहिए. एनर्जी एंड क्लाइमेट टेंशन के लिए मिशन 300 लॉन्च किया जो वर्ल्ड बैंक के साथ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ चलेगा, जो 300 मिलियन पीपल को इलेक्ट्रिसिटी देगा 2030 तक. तो मिशन 300 क्या है? मिशन 300 मतलब 300 मिलियन जो अफ्रीका के पीपल हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक बाई 2030 तक दे दिया जाएगा. Reaffirm the commitment to triple global renewable energy capacity and double the global average annual rate of energy efficiency improvement by 2030. ठीक है. ये भी बताएं. G20 critical minerals framework. It is a voluntary and non-binding blueprint to focus on securing sustainable value chains, investment in mineral exploration and strengthen governance for sustainable mining practices. तो इस तरह से ये नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट है जो फोकस करता है कि सस्टेनेबल वैल्यू चेन बनी क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसमें से इन्वेस्टमेंट हो माइनर एक्सप्लोरेशन में, उसका गवर्नेंस के स्ट्रेंथन हो कि कैसे उसको मैनेज करना है. ठीक है. तो इस तरह से G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क भी बनाया गया है. यूथ एंड जेंडर टारगेट. अडॉप्टेड द नेल्सन मंडेला बे टारगेट टू रिड्यूस द रेट ऑफ यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट नीड बाई 5% बाई 2030. तो ये वहाँ का लोकल लेवल का है कि हम लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे 5% तक 2030 तक में. ठीक है.
India's proposal at G20 Summit 2025 included creation of G20 Global Traditional Knowledge Repository, अपना पारंपरिक नॉलेज वाला बढ़ाना है G20 में। G20 में अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर होना चाहिए। G20 में हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए। ओपन सेटेलाइट डाटा पार्टनरशिप, ठीक है, डाटा पार्टनरशिप यानी जो सेटेलाइट है उसके डाटा को हर एक कंट्री यूज़ कर पाए, ऐसा कुछ रहना चाहिए। क्रिटिकल मेंटेनेंस के लिए सर्कुलेटरी इनिशिएटिव लॉन्च किया। और G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग ऑन द ड्रग्स फॉर टेरर नेक्सस के लिए भी बात की। सिग्निफिकेंस ऑफ G20 क्या है? लेजिटिमेसी एंड inclusivity. The G20 brings together advanced economies, G7 and emerging market economies, BRICS giving its decisions greater global legitimacy than any smaller grouping. ये G7 की जो एडवांस इकोनॉमी है और उसके अलावा ब्रिक्स को भी कंट्रीज़ को भी लाता है, जिसे ये देख सकते हैं हम, ये G7 कंट्रीज़ हैं, यानी कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए माना जाता है कि सबसे बेस्ट इकोनॉमी है। फिर अगर इसमें रशिया को भी जोड़ लेते हैं G8 हो जाता है। फिर अगर इन G8 में ही हम लोग सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इंडोनेशिया, टर्की, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ लेते हैं तो हम लोग G20 बना लेते हैं। यानी कि 19 कंट्रीज़ प्लस 2 यूनियन हैं, एक यूरोपियन यूनियन था, तब जाके हम लोग बनाते थे कि G20 हुआ। लेकिन एक नया यूनियन जुड़ गया है जिसको अफ्रीकन यूनियन कहते हैं, तो इस तरह से आप लोग 21 मान सकते हैं। G20 भले ही नाम है, 19 कंट्रीज़ प्लस 1 यूनियन, यूरोपियन यूनियन एंड 1 अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट हुआ 1999 में बना था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के समय। इसमें 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन हम लोग देख चुके हैं। 80% ऑफ ग्लोबल GDP इसमें होती है और 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है, 60% ग्लोबल पॉपुलेशन। तो 80% GDP है और 75% एक्सपोर्ट होता है और 60% पॉपुलेशन, ठीक है। वर्क इज कंडक्टेड थ्रू 2 पैरेलल स्ट्रीम। एक फाइनेंशियल ट्रैक होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर देखते हैं, और एक शेरपा ट्रैक होता है, इट इज हेडेड बाय शेरपा हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर, ठीक है। तो इसमें लोग देखते हैं इसमें क्या सिग्निफिकेंस है G20 का। इसकी लेजिटिमेसी बहुत अच्छी है और इंक्लूसिविटी, यानी कि जितने भी इकोनॉमिकल कंट्रीज़ हैं G7 में, उसके अलावा कुछ एशियन कंट्रीज़ के भी, ब्रिक्स, इन सब की, ये सब भी अंदर इसमें आते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस मैनेजमेंट इज सर्व्स एज द प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी हैविंग डिमोन्स्ट्रेटेड इट्स इफिकेसी इन प्रिवेंटिंग 2008 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसको इसने क्या किया था, अब ग्लोबल डिप्रेशन से रोका था और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा दिया था। तो इस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है। मल्टीलेटरल रिफॉर्म ड्राइवर होता है, इट एक्ट्स एज पावरफुल कलेक्टिव वॉइस टू ड्राइव द रिफॉर्म एजेंडा ऑफ द की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिकली द IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। ये बहुत ही पावरफुल कलेक्टिव वॉइस होती है कि जो भी WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF के द्वारा जो भी इंटरनेशनल एजेंडा लाया गया है उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती है। इसके अलावा ग्लोबल एजेंडा सेटर होती है। G20 इफेक्टिवली स्टेबलाइजेस एंड मेंटेन की ग्लोबल नॉर्म्स एंड पॉलिसीज फ्रॉम इंटरनेशनल टैक्सेशन, जैसे कि BPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, टू द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल एफर्ट्स। G20 के प्रयास से ही ये जो इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं, बेस इरोजन प्रॉफिट सिस्टम इकोनॉमी में, कि अगर एक कंट्री यहाँ है फिर उसकी दो कोई सब्सिडी कंपनी यहाँ खोल ली गई, फिर यहाँ से यहाँ ये टैक्स को बचाने के लिए टैक्स सेवन के लिए यूज़ करता है। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए जो क्लॉज लाया गया था वो G20 के सहयोग से लाया गया था। उसके अलावा जो डिजिटल पब्लिक ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, मॉडल्स, द फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल एफर्ट्स, वो भी इसी के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा ग्लोबल मिनिमम टैक्स भी इसी ने बात की थी। इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू ग्लोबल साउथ इन G20 समिट, शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स, द 4-year कंटिन्यू ऑफ ग्लोबल साउथ प्रेसिडेंसी, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील सक्सेसफुली यूज द प्लेटफॉर्म टू आर्टिकुलेट डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सच एज द डेट सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग ऑफ फेयर। लगभग 4 साल से जो है इसकी तो ग्लोबल साउथ में ही प्रेसिडेंसी चल रही है, इंडोनेशिया में, इंडिया में, ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में। तो इन्होंने अपने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं जैसे कि डेट सस्टेनेबिलिटी, फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर एट द ग्लोबल स्टेज, इन सब की बात बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये इनको ये चीज़ ने प्रायोरिटाइज दिया है। अफ्रीका एट द सेंटर, G20 स्टेबिलिटी टू अचीव अ कंसेंसस डिक्लेरेशन डिस्पाइट मेजर जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स डेमोन्स्ट्रेट्स ऑपरेशनल रेजिलियंस एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ग्लोबल साउथ में इंपॉर्टेंट प्ले करता है। चैलेंजेस क्या हैं? कंसेंसस फैटिग्स, कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। राइजिंग टेंशन एंड डाइवर्जिंग इंटरेस्ट अमंग मेजर पावर, US, चाइना, राइवलरी, रशिया, USA क्रिएट्स प्रोफाउंड डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन लीडिंग टू वेग एंड वाटर डाउन लैंग्वेज
तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, हर एक जो कंट्रीज़ मेंबर हैं वो अपने में ही लड़ रही हैं। इसके अलावा अंडरमाइन लेजिटिमेसी, एब्सेंस ऑफ लीडर, जैसे ट्रम्प भैया थे ही नहीं इसमें, तो ड्यू टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट दैट अंडरमाइंस द G20 लेजिटिमेसी एज द प्रीमियर ग्लोबल स्टीयरिंग कमिटी। तो ये तो भी एक तरह से ग्लोबल स्टीयरिंग कमिटी को, लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करती है। नॉन बाइंडिंग प्लेजेस, बहुत सारे प्लेजेस हैं जो नॉन बाइंडिंग रहते हैं, पर्टिकुलरली इन क्लाइमेट फाइनेंस एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाले, वो लोग बाइंडिंग नहीं करते हैं कि हम लोग मानेंगे ही नहीं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो बोलती हैं कि ऐसा करना है, तो जो पावर चाइना ये सब कंट्रीज रहती हैं, दे आर नॉट एग्रीइंग। इनफेक्टिव कॉमन फ्रेमवर्क फॉर कॉमन अनकॉमन चैलेंजेस, G20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट एंड ठीक अदर चैलेंजेस हैं, प्रोटेक्शन ट्रेड एजेंडा एंड ओवरलोड। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि ये डिफेंस टाइज क्या रहता है, और ये इंडिया भूटान रिलेशंस, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। वो उसके अलावा ये फिर छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचते हैं, तो उसको कल हम लोग वाली क्लास में ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।